Good morning, beta. Welcome back. In last class, I think we have completed conduction and convection as well. और उससे related एक activity भी थी convection की, potassium permanganate की, जो violet color का convection हो रहा था. हाँ, that we have done. So today, what we are going to do, there is one phenomena, एक घटनाक्रम है जिसकी वजह से समंदर की हवाएं ज़मीन तक आती है और ज़मीन की हवाएं समंदर में जाती है। तो ये जो एक चक्कर है जिसको हम बोलते हैं ब्रीज, उस फिनोमिनन को समझेंगे। ये कन्वेक्शन के अंदर आता है, कन्वेंशन के अंदर आता है। सो कन्वेंशन के अंदर ये किस तरीके से काम करता है उसको हम समझेंगे। ओके, तो आप जाते हो ना समंदर किनारे तो बहुत ही अच्छी हवाएं चलती है, ठंडी हवाएं चलती है। तो ऐसा क्यों होता है उसको आज हम अच्छे से समझेंगे। सो वी आर मूविंग फॉर अ सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। इसको हिंदी में बोले तो समंदर की हवाएं और ज़मीनी हवाएं। ओके, sea breeze and land breeze in the coastal areas, किनारों की जगह पे समंदर किनारा हो गया या नदी किनारा हो गया, ऐसी जगह पे ड्यूरिंग द डे द लैंड हीट्स अप फास्टर देन द सी बिकॉज द सन रेज। अभी क्या होगा, दिन के वक्त सूरज की जो गर्मी है वो ज़मीन ज़्यादा सोख पाएगी अगर हम समंदर से कंपेयर करें तो। अगर मैं इस फिगर के ज़रिए आपको दिखाऊं, यहाँ पे मैं लाइन बना दूं, तो सूरज की गर्मी तो ऐसा तो है नहीं कि ज़मीन को ज़्यादा मिल रही है, पानी को कम, ऐसा नहीं है। एब्जॉर्ब कौन कर रहा है ज़्यादा। तो यहाँ पे ज़मीन जो है वो खुरदरी होती है, उसके साथ साथ डार्क कलर की भी होती है और रिफ्लेक्टिव नहीं होती, वो गर्मी को ज़्यादा सोख सकती है। तो ज़मीन जो है वो बट ऑब्वियस है कि वो ज़्यादा गर्म होगी, जबकि पानी उतना ज़्यादा गर्म नहीं होगा। और अगर गर्म हो भी जाता है तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। वेपर मतलब जिसकी वजह से बारिश होती है कि नहीं, इवोपरेशन उसका हो जाएगा। तो उसी की वजह से पानी ज़्यादा गर्म नहीं हो पाता। तो यहाँ पे देखो ज़मीन एक जगह पे बहुत ही ज़्यादा गर्म हुई है और पानी जो उतना ज़्यादा गर्म नहीं हुआ। तो यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस हो जाता है, तापमान में बदलाव हो जाता है। अभी हमने कन्वेंशन में सीखा कि कोई भी गर्म चीज़ ऊपर के तरफ जाती है, हाँ या ना। तो यहाँ पे ज़मीन जो इतनी गर्म हो गई है वो उसके साथ कांटेक्ट में आ रही हवा को भी गर्म करता जाएगा, जैसे कन्वेंशन में होता है। और वो गर्म हवा किस तरफ जाएगी, ऊपर के तरफ जाएगी। तो ये हवा ऊपर की तरफ जाने की वजह से नीचे का जो स्लॉट है वो खाली हो जाता है। तो वहां पे किसी और हवाओं को जगह भरनी पड़ेगी। तो वो हवा कहाँ से आती है, समंदर से आती है। तो यहाँ पे आप देखो गर्म हवा ऊपर के तरफ जा रही है जबकि ठंडी हवा नीचे के तरफ आ रही है कि नहीं। तो इसी तरीके से जब भी दिन का वक्त होता है तो समंदर से हवाएं मैदान के तरफ आने लगती हैं इन दिस डायरेक्शन। तो आप जब भी दिन के वक्त समंदर के किनारे पे जाओगे तब आपको ऐसा लगेगा कि समंदर के तरफ से हवा आपको लग रही है। यू विल फील दैट कि समंदर हवा के जरिए आपको उससे दूर कर रहा है। यस और नो। और उसी वजह से समंदर में वेव्स भी आती हैं, मौजे भी आते हैं, है कि नहीं। सो इट इज अ सी ब्रीज। इसको हम बोलेंगे समंदर का फूक मारना। क्या बोलेंगे, सी ब्रीज। क्या बोलेंगे, सी ब्रीज। समंदर फूक मार रहा है, ब्रीज का मतलब होता है फूक मारना, है कि नहीं। तो ये हमारा सी ब्रीज हमने समझ लिया। अभी फिगर के जरिए लैंड ब्रीज भी समझ लेते हैं। चलो, दिन के वक्त तो समंदर ने फूक मारी, अभी रात के वक्त क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिए। अभी रात के वक्त जमीन जो है वो फटाफट से ठंडी हो जाएगी, है कि नहीं। और समंदर जो है वो पानी ने जो गर्मी एब्जॉर्ब की है, ज्यादा नहीं, बट जो चीज जितना ज्यादा वक्त लेती है गर्म करने में उतना ही ज्यादा वक्त होता है ठंडा करने में भी। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं समझाऊं कि आप ना दो कटोरे लीजिए, एक कटोरे में आप मिट्टी ले लीजिए और दूसरे कटोरे में आप पानी ले लीजिए। अभी मिट्टी वाले कटोरे को गर्म करिए और पानी वाले कटोरे को भी गर्म कीजिए, दोनों को एक समान गर्म कीजिए।
और उसको गर्म करने के बाद छोड़ दीजिए। सो यू विल सी दैट कि मिट्टी वाला कटोरा ठंडा जल्दी से हो जाता है, ठीक है, जबकि वो पानी वाला कटोरा है इट टेक्स लॉन्गर टू बी कूल्ड, उसको ठंडा होने में बहुत ही ज़्यादा वक्त लगेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है उसको अंदर आपको जाने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये समझ लीजिए कि पानी गर्मी को ज़्यादा वक्त तक पकड़ के रख सकता है ज़मीन के कंपैरिजन। तो जब रात हो जाएगी तब ज़मीन क्या होगी, फटाफट से ठंडी हो जाएगी और समुंदर कैसा रहेगा, गर्म रहेगा। तो समंदर अपने ऊपर की जो हवा है उसको क्या करेगा, गर्म करेगा। तो यहाँ पे समंदर अपनी हवाओं को कहाँ भेजेगा, ऊपर के तरफ भेजेगा। और क्योंकि यहाँ की हवाएं ऊपर के तरफ जा रही है, नीचे जगह खाली हो जाएगी, तो उस जगह को कौन भरेगा, तो जमीन से आने वाली हवा भरेगी, है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट इज अ लैंड ब्रीज, मतलब अभी जमीन का वक्त आया फूंक मारने का, तो इसको हम बोलेंगे लैंड ब्रीज। और दिन के वक्त होता है सी ब्रीज। तो जब भी आप समंदर किनारे जाओ, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज को ऑब्जर्व जरूर से करो। दिन के वक्त समंदर फूंक मारेगा और रात के वक्त जमीन जो है वो फूंक मारेगी। इसी वजह से जो ट्रैवल करने वाले होते हैं ना, जो जहाज चलाते हैं, वो रात का वक्त ज़्यादा पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि रात के वक्त हवाएं समुंदर के तरफ होती हैं, तो आसानी से शिप आगे चला जा सकता है, ठीक है, बट तूफानों में भी फंस सकता है। तो सी ब्रीज और लैंड ब्रीज आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो सी ब्रीज हमने समझ लिया, एक बार लैंड ब्रीज। एट नाइट, रात के वक्त, लैंड कूल्स फास्टर देन द सी, जमीन जो है वो समंदर के कंपैरिजन में जल्दी से ठंडी हो जाती है। द कूल एयर फ्रॉम द लैंड स्टार्ट्स ब्लोइंग द रिप्लेस द वार्म एयर अबोव द सी। अभी क्या करेगा, जो जमीन जो है वो समंदर की वजह से गर्म हुई हवा जो ऊपर चली गई उसको भरने के लिए फूंक मारेगा। एंड इट इज लाइटर एंड राइजेस, क्योंकि गर्म चीज हल्की हो जाती है इसकी वजह से ऊपर जाएगी। तो कोई भी जो चीज गर्म हो वो हवा को ऊपर भेजती है, ये आपको याद रखना है। दिस इज कॉल्ड लैंड ब्रीज। इसी चीज को हम जमीन का फूंक मारना या लैंड ब्रीज बोल सकते हैं। In this way, moderate temperature is maintained in coastal areas. यही रास्ते की वजह से एक सामान्य तापमान बना रहता है समंदर किनारों पे, ठीक है। इसीलिए देखोगे कि समंदर किनारे ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा ठंडी नहीं होती। क्यों क्यों कौन उसको मेंटेन करता है, लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। अभी थर्ड टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर, या फिर बोलो थर्ड मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, विच इज अ रेडिएशन, ठीक है। अभी रेडिएशन क्या है मैं आपको ऊपर से समझा दूं, बाद में इसको हम पढ़ते हैं। रेडिएशन एक ऐसा तरीका है जिसमें ना तो कंडक्शन होता है, मतलब ना ही एटम वाइब्रेट करके दूसरे की तरफ पहुंचते हैं, ना ही एटम खुद गर्मी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। रेडिएशन में सीधे ही फोटोन सेल्स बन जाते हैं, फोटोन पैकेट्स बन जाते हैं, जो गर्मी को जैसे हम देखते हैं ना वो गन होती है, कलर्ड बॉल्स होते हैं जो लगते हैं, उसी तरीके से ना ये हीट पैकेट्स होते हैं, छोटे छोटे पैकेट बन जाते हैं गर्मी के। और सूरज क्या करता है, वो पैकेट को एज अ रे, रोशनी के जरिए हम तक फेंकता है, और वो पैकेट हमको टच करने के बाद फूट जाते हैं, जिसकी वजह से गर्मी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो ये तीसरा रास्ता है रेडिएशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रास्ता है, ठीक है। इसके रिलेटेड एक स्टोरी भी मैं आपको बताऊंगा इस लेसन के कंप्लीट होने के बाद, जिसको हम बिरबल की खिचड़ी भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं शायद भूल जाऊं तो आप मुझे रिमाइंडर दे देना व्हाट्सएप के ग्रुप में कि सर वो बिरबल की स्टोरी बताओ मुझे जो रेडिएशन वाली थी, ठीक है। ओके, टेक अ मेटल ऑब्जेक्ट सच एज अ ग्लास और अ बाउल। आप कोई भी मेटल की, धातु की चीज़ें ले लीजिए, जैसे कि ग्लास हो गया एल्यूमिनियम का, या फिर कटोरा हो गया। कीप इट नियर अ गैस स्टव और एन इलेक्ट्रिक हीटर। आप क्या करिए, उसको उसके बाद गैस के नज़दीक रख दीजिए या फिर हीटर के नज़दीक रख दीजिए। कीप द ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस सच एज द फ्लेम हीटर डज नॉट टच। और अभी आपको उसके नज़दीक इस तरीके से रखना है कि उसकी ज्वालाएं उसको टच ना हो, ठीक है। डायरेक्ट फ्लेम उसको टच नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा डिस्टेंस पे उसको रखना है।
टच द ऑब्जेक्ट्स आफ्टर 30 और 60 सेकेंड्स एंड बी केयरफुल। अभी 30 या 60 सेकंड के बाद उसको टच करना है, बट हल्के से, ऐसे ऐसे सीधा पकड़ मत लेना, उसको टच करके छोड़ दो, टच करके छोड़ दो। सो यू विल फील दैट कि वो कटोरा या वो ग्लास गर्म हो चुका है। अभी आप सोचोगे सर हमने ना तो उसको गैस के ऊपर रखा है, ना ही डायरेक्ट कांटेक्ट में रखा, ना ही बीच में हवा कुछ है, तो यहाँ पे ना ही कंडक्शन हुआ ना ही कन्वेक्शन हुआ, फिर भी गर्मी एक जगह से दूसरी जगह पहुंची कैसे? तो वही हम देखेंगे। यू विल फील द ऑब्जेक्ट हैज बिकम हॉट। आप देखोगे कि चीज गर्म हो गई है। बट हाउ डिड द हीट रीच द ऑब्जेक्ट विदाउट एनी कॉन्टेक्ट? बट यहाँ पे गर्मी एक जगह से दूसरी जगह पहुंची कैसे? दिस इज कॉज द हीट फ्रॉम द सोर्स रीचेस द ऑब्जेक्ट थ्रू द अनदर मोड ऑफ हीट ट्रांसफर कॉल्ड रेडिएशन। ये एक तीसरा तरीका है गर्मी को ट्रांसफर करने का, जिसको हम रेडिएशन बोलते हैं। ठीक है, रेडिएशन ऑफ हीट रिक्वायर्स नो मटीरियल मीडियम। अभी रेडिएशन एक ऐसा तरीका है गर्मी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का, जिसमें किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है। The heat comes directly from the source to the object in the forms of waves। यहाँ पे गर्मी सीधा ही सोर्स से लेके ऑब्जेक्ट तक जाएगी थ्रू वेव्स। वेव्स का मतलब होता है लहरें। अभी आप बोलोगे सर समंदर में जैसे लहरें होती हैं वैसी ही, हाँ, बट यहाँ पे ये वेव्स इतनी छोटी है कि आपको दिखाई नहीं देती। The heat from the sun reaches us as a radiation। अभी ये जो गर्मी है वो रेडिएशन के फॉर्म में ऑब्जेक्ट तक पहुंचती है। सिंस देयर आर नो पार्टिकल्स ऑफ मैटर इन स्पेस बियॉन्ड द अर्थ एटमॉस्फेयर टू कंडक्ट हीट। क्योंकि हमें पता है कि जब सूरज की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचती है तो बीच में ना तो हवा है ना ही कोई लोहा है, वो पूरी खाली जगह है, फिर भी रेडिएशन के जरिए हीट कंडक्ट होती है सूरज से लेकर पृथ्वी तक, और उसके साथ साथ प्लूटो तक भी सूरज की गर्मी जाती है। ठीक है, तो रेडिएशन की डेफिनेशन क्या दे सकते हैं? रेडिएशन इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर या ट्रांसफर ऑफ हीट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अभी यहाँ पे लहरें तो हैं, बट वो लहरें कैसी हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। दो चीजें एक साथ, एक तो इलेक्ट्रो मतलब बिजली और मैग्नेटिक मतलब चुंबक। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसको हम फोटोन भी बोल सकते हैं। ठीक है, फोटोन पैकेट्स भी बोल सकते हैं, बट उतना ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम क्या बोलेंगे? रेडिएशन इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन द एब्सेंस ऑफ अ मटीरियल मीडियम। जो किसी भी मटीरियल मीडियम के एब्सेंस में भी हीट ट्रांसफर कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जब आप धूप सेकते हो ना सर्दियों में, तो वो भी रेडिएशन है, क्योंकि आप सीधे अपने हाथ तो आग के ऊपर रखते नहीं, आप दूर रखते हो, फिर भी वो आग आपके हाथ तक पहुंचती है। सो इट इज ऑल्सो अ रेडिएशन। ठीक है, तो रेडिएशन भी हमने समझ लिया। ठीक है, द हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट। अभी गर्मी को सोखने की जो कैपेसिटी होती है वो हर ऑब्जेक्ट की अलग अलग हो सकती है। द अमाउंट ऑफ हीट एन ऑब्जेक्ट कैन एब्जॉर्ब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग इट हॉट। अभी कोई चीज कितनी ज्यादा गर्मी एब्जॉर्ब करती है उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना गर्म होगा। सो ग्रेटर द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द ऑब्जेक्ट द हॉटर इट बिकम्स। तो जितनी ज्यादा गर्मी वो सोखेगा उतना ही ज्यादा गर्म वो हो जाएगा। डिफरेंट कलर्स हैव डिफरेंट कैपेसिटीज ऑफ ऑब्जर्विंग हीट। अभी कलर का भी हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी के ऊपर फर्क पड़ता है, गर्मी को सोखने के ऊपर फर्क पड़ता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि समर के टाइम आपकी बाइक की सीट अगर काले रंग की हो ना तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, या छत के ऊपर काले रंग की टंकी होना तो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाती है। आपने यूजुअली देखा होगा काली चीज़ ज़्यादा गर्म होती है कंपेयर टू दूसरे कलर्स, है कि नहीं? जबकि वाइट है, येलो है, ये सारे ऐसे कलर है जो कम से कम गर्म होते हैं। वो क्यों होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ऑब्जेक्ट्स विच आर वाइट इन कलर एब्जॉर्ब द लीस्ट अमाउंट ऑफ हीट। ऐसी चीजें जो सफेद रंग की हो वो कम से कम हीट को अपने अंदर सोखती है।
ब्लैक इन कलर एब्जॉर्ब द मोस्ट, और काले रंग की चीज़ें सबसे ज़्यादा गर्मी को सोखती है। दैट इज़ वाई वी प्रिफर टू वियर वाइट और लाइट कलर्ड क्लोथ्स इन समर। उसी वजह से हम ज़्यादा पसंद करते हैं समर के वक्त सफ़ेद या लाइट कलर के कपड़े पहनना, एंड डार्क और ब्लैक कलर क्लोथ्स इन विंटर, और विंटर के वक्त, सर्दियों के वक्त हम डार्क कलर के कपड़े या काले रंग के कलर कपड़े पहनना पसंद करते हैं। इन सोलर कुकर द इनर बॉटम लेयर इज पेंटेड ब्लैक। सोलर कुकर जो होते हैं उसकी जो अंदर की साइड होती है उसको भी काले रंग का किया जाता है। द facilitates the maximum absorption of the sun's heat and allows the food to cook faster। इसी काले रंग की वजह से वो सबसे ज़्यादा गर्मी को एब्जॉर्ब कर पाता है और जो सोलर कुकर में खाना बन रहा है उसको जल्दी से बना देता है। Dark colored metallic containers are also often used within the cooker for the same purpose। यहाँ पे जो डब्बे इस्तेमाल किए जाते हैं वो भी डार्क कलर के या काले कलर के ही बनाए जाते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी को एब्जॉर्ब करें। रेडिएशन ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग द वार्म इन द एटमोसफियर। अब ये जो रेडिएशन है, थर्ड मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, वो मदद भी करता है पृथ्वी को गर्म रहने में। अभी आप बोलोगे सर पृथ्वी को गर्म रहने की क्या ज़रूरत है, तो एक फिनोमेनन है जिसको हम बोलते हैं आइस एज, जिसका मतलब है अगर हम अपनी पृथ्वी को गर्म नहीं रखेंगे तो पूरी पृथ्वी बर्फ बन जाएगी, जिसको हम आइस एज बोलते हैं। ठीक है, तो ना ही बहुत ठंडा होना चाहिए ना ही बहुत गर्म होना चाहिए। ठीक है, तो रेडिएशन जो है वो उसको मेंटेन करती है। Every object around us absorbs heat from the sunlight and radiates it back to the atmosphere। हर वो चीज़ जो आप अपने आसपास देखते हो वो सूरज से गर्मी लेता है और कभी कभी वो वापस एटमॉस्फेयर को गर्मी दे देता है। Even we radiate heat, everything around us irradiates heat back to the us। हम भी हीट को रेडिएट करते हैं। आपको ना मालूम हो तो बता दूं कि जैसे सूरज गर्मी को रेडिएशन के जरिए हीट देता है ना, हम भी ऐसा कर सकते हैं, बट हमारी ताकत बहुत कम है। ठीक है, और वापस हम क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं। If the environment does not radiate heat back, it would be very difficult for the living organisms to survive on earth। अगर हमारा पर्यावरण, हमारी आसपास की चीज़ें गर्मी को रेडिएट बैक नहीं करेगी तो सारी ही चीज़ें बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाएगी और पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत ही बढ़ जाएगा, है कि नहीं। तो ये ज़रूरी भी है कि जो हम हीट लेना चाहे ले लें और बाद में उसको वापस एटमॉस्फेयर में छोड़ दें ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे। फॉर एग्जांपल, आपके बॉडी को मैं गर्मी दे रहा हूँ और आपका बॉडी गर्मी एब्जॉर्ब कर ही रहा है, तो आपका टेम्परेचर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा और एक वक्त के बाद यू विल बर्न, आप जल जाओगे, है कि नहीं। तो आपका बॉडी टेम्परेचर क्या करता है, जितनी गर्मी मिली उसको बाद में फिर से रेडिएट करता है। इसी वजह से जब आपको बुखार हो जाता है तब आपका शरीर तपने लगता है। क्यों? क्योंकि वो हीट को वापस रेडिएट कर रहा है, बाहर निकाल रहा है। इसी वजह से तो हमें टेम्परेचर पता चलता है। और मम्मी क्या करती है, वो पोछा लगाती है कि नहीं, नमक वाले पानी वाला। हाँ, वेरी गुड। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर हीट। आई होप आप सभी को ये चैप्टर बहुत ही पसंद आया होगा, बहुत ही इजी भी है ये। चेक पोस्ट कर लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी इस चैप्टर में। अनक्रैमेबल द गिवन वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ द गिवन क्लूज। यहाँ पे वर्ड्स के जो स्पेलिंग है ना उसको उल्टा पुल्टा कर दिया है, हमें उसको सही करके सही आंसर इस फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना है। अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट फ्लोज फ्रॉम द हॉटर बॉडी टूवर्ड्स द कोल्डर बॉडी। ऐसी एनर्जी का फॉर्म जो गर्म चीज़ से होते हुए ठंडे चीज़ में जाए उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं हीट, HEAT। तो यहाँ पे देखो HEAT, सारे स्पेलिंग सही है तो आंसर भी सही है, हीट। सेकेंड, अ सब्सटेंस दैट अलाउज द हीट टू पास थ्रू इट। ऐसी चीज़ें जो अपने अंदर से गर्मी को बहने दे तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर। तो CONDUCTOR, कंडक्टर। थर्ड, द विंड ब्लोइंग टूवर्ड्स द लैंड फ्रॉम द सी इन द डे इन कोस्टल एरियाज।
ऐसी चीजें, ऐसी घटना जहां पे हवा कहां से लेके कहां तक आ रही है, टूवर्ड्स द लैंड, मतलब जमीन के तरफ आ रही है दिन के वक्त। कोस्टल एरिया मतलब समंदर किनारे या नदी किनारे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सी ब्रीज, SEABREEZE, ठीक है, तो वो हो जाएगा सी ब्रीज। फोर्थ, a structure present in the clinical thermometer that prevents the backflow of mercury, ऐसा डिजाइन जिसकी वजह से मर्क्यूरी वापस बल्ब में आने से रुक जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, NIKK, क्या बोलेंगे, निक, KNIK, निक बोलेंगे कि नहीं, हाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा बैंड या निक, ये दोनों चीजें सही है। अभी कीवर्ड्स को भी देख लेते हैं। हीट मतलब टाइप ऑफ एनर्जी, टेम्परेचर इज अ डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, सेल्सियस इज अ यूनिट टू मेजर टेम्परेचर, फ़ारेनहाइट इज अ यूनिट टू मेजर टेम्परेचर, केल्विन इज ऑल्सो यूनिट टू मेजर टेम्परेचर, thermometer is a device to measure temperature, insulator is a substance that does not allow heat to pass through it, कंडक्शन क्या बोलते हैं, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच हीट इज ट्रांसफर्ड थ्रू वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स, कन्वेक्शन क्या बोलेंगे, इट इज अ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर वेयर इट मूव्स एंड कैरी टू द अदर पार्ट्स ऑफ द मीडियम, जहाँ पे एटम्स जो है वो गर्मी को एक छोर से दूसरे छोर तक लेके जाते हैं। रेडिएशन इज अ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, तो तीन चीजें याद रखो, वाइब्रेशन, कंडक्शन, ठीक है, उसके बाद कैरी तो वो हो जाएगा कन्वेक्शन, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो वो हो जाएगा कन्वेक्शन। ओवरव्यू, इस पूरे चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, गर्मी जो है वो एक ऊर्जा का प्रकार है, इट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। हॉट एंड कोल्ड आर कंपैरेटिव टर्म्स, गर्म और चीजें, ठंडी चीजें वो रेफरेंस के ऊपर होती है, किसी के कंपैरिजन में आप गर्म हो सकते हो तो किसी दूसरे के कंपैरिजन में आप ठंडे हो सकते हो, इट इज कंपैरेटिव टर्म, आप किसके साथ कंपेयर कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल बर्फ के कंपैरिजन में आप गर्म हो, बट सूरज के कंपैरिजन में आप ठंडे हो, है कि नहीं, सो इट इज अ कंपैरेटिव टर्म, किसके साथ कंपेयर कर रहे हो उसके ऊपर पता चलता है कि चीजें गर्म है या ठंडी है। टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, तापमान जो है वो किसी भी चीज का कितना गर्म होना या कितना ठंडा होना वो बताता है। टेम्परेचर इज मेजर्ड विथ अ थर्मोमीटर, किसी भी तापमान को थर्मोमीटर से नापा जा सकता है। थर्मोमीटर्स आर ऑफ वेरियस टाइप्स सच एज क्लिनिकल थर्मोमीटर, लेबोरेटरी थर्मोमीटर, अल्कोहल थर्मोमीटर एटसेट्रा। थर्मोमीटर अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि क्लिनिकल थर्मोमीटर हो गया, लेबोरेटरी का हो गया, एंड अल्कोहल थर्मोमीटर हो गया। वेरियस यूनिट्स ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर आर, अलग अलग तापमान को नापने के लिए कौन कौन सी यूनिट्स हैं, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। हीट गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी, कोई भी गर्मी होगी वो गर्म से होके ठंडे के तरफ बहेगी। द ट्रांसफर ऑफ हीट में टेक प्लेस बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, किसी भी गर्मी को एक जगह से दूसरे छोर पे पहुंचाने के लिए तीन रास्ते हो सकते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। द टेम्परेचर इन कोस्टल एरियाज मेंटेन्ड बाय लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज जनरेटेड ड्यू टू कन्वेक्शन करंट्स, जो कोस्टल एरियाज होते हैं, समंदर किनारे या नदी किनारे होते हैं, वहाँ का तापमान मेंटेन्ड रहता है सी ब्रीज और लैंड ब्रीज के जरिए, जो कि बनते हैं कन्वेक्शन की वजह से, कन्वेक्शन की वजह से। नेक्स्ट इज लाइट कलर्ड क्लोथ्स ऑब्जर्व लेस हीट वेयरएज डार्क कलर क्लोथ्स ऑब्जर्व मोर हीट, किसी भी लाइट कलर की चीजें होगी वो गर्मी को कम सोखेगी और डार्क कलर की चीजें होगी वो गर्मी को ज्यादा सोखेगी, ठीक है, ओके। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है खत्म, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू सॉल्व द एक्सरसाइज, हो सके उतनी चीज़ें मैं ये ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उसको तो मैं यहीं पे सॉल्व करवा दूंगा,
बट जो 2-2 3-3 लाइन के क्वेश्चन आंसर होंगे उसको मैं PDF फॉर्म में आपको भेज दूंगा, उसी में से आपको लिखने हैं। उसको एक बार मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा ताकि आपके दिमाग में वो पूरा बैठ जाए, ठीक है। सो आई होप आज का जो सेशन होगा वो आपके लिए अच्छा रहा होगा, आपको पूरी चीज़ें समझ में आई होगी, है कि नहीं? ठीक है, तो इस चैप्टर को आज का काम यह है कि चेक पोस्ट के आंसर आपको लिखने हैं, उसके साथ ही साथ पूरे लेसन को 2 बार आपको लर्न करना है। मतलब जहाँ तक हमने एक्चुअली पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया तो इसको 2 बार आपको पढ़ लेना है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी बच्चों का थैंक यू सो मच।